Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Waleed bin Saad and I am an officer of 47th Common. मैंने 2018 में पहली अटेम्प्ट दी थी and my second attempt was in 2022. In both my attempts I got allocated और उसकी रीज़न ये है कि मैंने इस फेज़ को बड़ा एंजॉय किया था। CSS की प्रिपरेशन जो है इसमें यू पीपल लर्न अ लॉट। आपके पास बहुत स्पेस होती है क्योंकि पुरानी हिस्ट्री जो पढ़ी होती है वो टॉपिक वाइज पढ़ी होती है कि पेपर में आ जाता है 14 नकात पे लिख दें और आप जाके 14 पॉइंट्स जब याद करने लगते हैं तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रहता है और वो है कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो हमारे साथ भी यही था, लेकिन ये है कि ये फेज आपको ये अलाउ करता है और ये स्पेस देता है कि आप प्रॉपर हिस्टोरियंस को पढ़ लें और ज़रा लॉजिकली अपने सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर लें जो 6 कंपल्सरी हैं आपके। अगर आपने वो अच्छी तरह पढ़ ली है, उसमें हिस्ट्री पढ़ ली है, करंट अफेयर्स डॉन आप पढ़ रहे हैं डेली, तो आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती है और आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए। तो इस फ़ेज़ को एन्जॉय करें, पेपर अटेम्प्ट करना सीखें, ये पेपर एंड पेन टेस्ट है। लिखेंगे नहीं तो आपसे वहाँ पेपर में लिखा नहीं जाना और हिस्ट्री को कनेक्ट करें, एक स्टोरी की तरह याद कर लें। मेन-मेन चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वो हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछली 2 वीडियोज़ भी जो हैं वो इसी हिस्ट्री पे ही मैंने बनाई हैं। वो आप में से जिन्होंने मिस की हैं वो देख लें। आज जो हमारा है, पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले उसमें क्या डिस्कस किया। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ और फिर शिमला में ये लोग क्यों गए, शिमला डेपुटेशन क्यों गया वॉइसरॉय से मिलने, लॉर्ड मिंटो से। और फिर लॉर्ड मिंटो के ने उनको क्या एडवाइस किया, उसने एडवाइस किया कि जी आप अपनी एक पार्टी बनाएं। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम हुआ 1906 में और फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुए। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में और इस तमाम पे मैंने पर्सपेक्टिव्स बताए थे कि 3 के दरमियान आपने पर्सपेक्टिव्स देखने हैं। एक कांग्रेस उस पे क्या सोच रही थी, अंग्रेज उस पे क्या सोच रहे थे और मुस्लिम लीग उस पे क्या सोच रही थी। तो ये तीनों एरियाज आपको पता होंगे तो आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, उस सिचुएशन को भी बेहतर देख सकते हैं। तो पार्टीज और जो है और तो और भी बहुत सारे थे ना, चीजें तो बहुत सारी थी, लेकिन हमने सिर्फ हिस्ट्री में से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए, वो क्या थे वो हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, कैसे सीटों में चेंजेस की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ ले आए और ये नई चीज नहीं थी, ये अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी। तो यहाँ पे जब डिमांड की गई तो इनको एक्सेप्ट कर लिया गया और मुसलमानों की डिमांड थी, इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस और भरम थी कि ये कैसे इनकी डिमांड कबूल कर ली गई हैं, ये तो 25% है टोटल। तो और हमारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं की जा रही कि अनल करो पार्टीशन ऑफ बंगाल को। वो भी मैंने रीजंस पिछली दफा डिस्कस की थी, कुछ जिन्होंने मिस की है वो वीडियोस वो एक दफा देख लें। आपको स्टोरी अगर याद हो जाए तो आपके लिए फिर पढ़ना और इजी हो जाता है। तो फिर चेंज इन चार्टर हो गया और 1912 में वो क्यों हुआ उसकी रीजन भी पिछली वीडियो में डिस्कस हो गई थी। और कायदे आजम जो है वो 1913 में 1913 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मेंबर बन गए। अब 1906 में जिन्ना साहब कांग्रेस में शामिल हो चुके थे और 1913 में वो मुस्लिम लीग के में भी शामिल हो गए, तो वो दोनों का पार्ट थे। ही वॉज द मेंबर ऑफ बोथ द पार्टीज। आज का हमारा एजेंडा है कि हमने ये फेज मैंने गलत लिख दिया था। आज का हमारा एजेंडा है 1913 से 1924 तक की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उनको समझने का। तो जिन्ना साहब ने ज्वाइन कर लिया 1913 में, वो मेंबर ऑफ 2 पार्टीज थे। और इसके बैकड्रॉप में जो जियो पॉलिटिक्स मैंने कहा था कि आपने जरूर जहन में रखनी है कि बाहर के हालात, स्टेट्स के या जो एम्पायर्स हैं उनके हालात क्या चल रहे हैं। तो यूरोप के अंदर उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हो चुकी थी। जाहिर बात है ब्रिटेन जो हमारे यहाँ बैठा था वो भी उसमें इन्वॉल्व था, तो उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट था इसका। और यहाँ के जो लीडर्स थे वो देख रहे थे कि कैसे ब्रिटेन को मार पड़ रही है वर्ल्ड वॉर में। तो उसकी वजह से क्लाइमेट में इम्पैक्ट आया, पॉलिटिकल क्लाइमेट में इन इंडिया। और जो लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन वर्ल्ड वॉर की है। और पाकिस्तान बनने में भी दोनों ग्रेट वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक हुई
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक हुई, इन दोनों वॉर्स का पाकिस्तान बनने में और इंडिया के अंग्रेजों से आज़ाद होने में बहुत बड़ा रोल है। तो हमने ये ज़हन में रखना है। हाँ, फिर हम देखेंगे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या थी, जो 1919 में आई। वॉर के बाद 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है और 1919 में फिर रिफॉर्म्स आ रहे हैं। पिछले रिफॉर्म्स जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थे वो 1909 में आए थे। तो अगेन ये वॉर के बाद आए हैं, तो इन्होंने जो पुश किया उसकी वजह से कुछ कंसेशन मिले होंगे, वो क्या थे वो हम डिस्कस करते हैं अभी। और खिलाफत मूवमेंट, ये वो पेपर में देता होता है कि खिलाफत मूवमेंट कोई इमोशनल मूवमेंट थी या नहीं थी, तो इसलिए आपको इस पे भी पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल क्लाइमेट इन इंडिया एंड लखनऊ पैक्ट हमने डिस्कस करना है। सब पार्टीज को पता था कि ब्रिटिश को स्ट्रॉन्ग आर्म किया जा सकता है। मैंने ये पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया है कि कैसे पॉलिटिक्स ऑफ एग्रेशन जो है वो इंडिया के अंदर राइज पे था। सबको रियलाइज हो गया था कि स्ट्रीट पावर अगर आप शो करेंगे, अगर आप पुश करेंगे ब्रिटिशर्स को, तो आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो कांग्रेस वांटेड तमाम इंडियंस, ऑल इंडियंस टू जॉइन देयर पार्टी फॉर अ जॉइंट फ्रंट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। वो चाहते थे कि सारे पार्टीज मिल के बैठ जाएं और ब्रिटिशर्स को पुश करें। मुस्लिम लीग भी यही चाह रही थी उस दौर में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के तो देख लिया था कि मफाहिमत करके भी ये लोग हमसे पूछा नहीं गया और हमारे पूछे बगैर जो है, हम आपके साथ खड़े हैं इतने अरसे से, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमें साइडलाइन कर दिया गया, हमसे पूछा भी नहीं गया और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया गया। तो ये उन्होंने इस चीज को बड़ा दिल पे लिया, और दिल पे लेने का मतलब है पॉलिटिकली। पॉलिटिकली उन्होंने दिल पे लिया इसको कि हमें जो है, इसका मतलब है ब्रिटिशर सिर्फ प्रोटेस्ट की जुबान समझते हैं। तो इन्होंने फिर अब ये मफाहिमत करके कुछ बैठना था। जिन्ना साहब बिकेम द ब्रिज फॉर द टू पार्टीज, दोनों पार्टीज के मेंबर भी थे, और वो बिलीव करते थे, स्ट्रांगली बिलीव करते थे इन इंडियन नेशनलिज्म। तो इस वजह से उन्होंने फिर दोनों पार्टीज को बिठाने की कोशिश की। मैंने फिर आगे यही बताया हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी पीक पे थी कि भाई ये टाइम है कि हम ब्रिटिशर्स को जो है अपनी बातें मनवा सकते हैं ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स को क्या जरूरत थी? ब्रिटिशर्स को यहाँ से आर्मी की जरूरत थी। और जिन्ना साहब ने फिर कोशिश की कि दोनों पार्टीज अपने डिफरेंसेस को खत्म करें और बैठ जाएं। तो ब्रिटिशर्स ने कंसेशंस देने का वैसे भी पिछले 1909 में एक उन्होंने क्लॉज डाली कि 10 सालों बाद यानी 1919 में हम न्यू रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। वो हर दफा यही कहते थे कि 10 सालों बाद नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। तो इनको सब पॉलिटिकल पार्टीज को, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को पता था कि अगले 10 सालों में रिफॉर्म्स होने हैं, और इस वक्त ब्रिटिशर्स बहुत लो पॉइंट पे हैं, इनको हम अभी पुश कर सकते हैं। तो लखनऊ पैक्ट फिर क्या हुआ? इट वॉज अ सिंबल ऑफ यूनिटी बिटवीन द टू पॉलिटिकल, यानी दो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दरमियान एक सिंबल ऑफ यूनिटी था ये। इन्होंने कलेक्टिवली डिमांड्स पुट की ब्रिटिश रूलर्स के सामने कि भाई हमें ये चीजें चाहिए, और कुछ चीजों पे जाहिर बात है मफाहिमत करनी है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बड़ी पार्टी जो है वो कौन सी है? वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस ज्यादा स्पेस देगी, और जो मुसलमान है वो स्पेस लेंगे। तो यही डिस्कशन रही लखनऊ पैक्ट में। तो दो पार्ट्स में आप लखनऊ पैक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। एक डिमांड जो उन्होंने पुटअप की, जो प्लेस की बिटवीन बिफोर द ब्रिटिश, और दूसरा जो कंसेंसस के पॉइंट्स उनके थे कि कैसे हमने कंसेंसस करना है। तो डिमांड्स उन्होंने क्या रखी? उन्होंने कहा जी ये जो जीजीई है, ईसी है, ये मैंने रखा हुआ है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उन्होंने कहा जी कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हाफ मेंबर्स इंडियंस होने चाहिए। यानी कि पहले कितने थे? हमने पिछली दफा डिस्कस किया कि 5 मेंबर्स परमानेंट थे जो कि ब्रिटिशर्स थे, और एक उन्होंने कहा जी इंडियन होगा। इस बार उन्होंने कहा जी नहीं, 50% हमारे होंगे, 50% आपके होंगे। और ये जो हमारे होंगे 50%, वो इलेक्ट होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारी ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स इलेक्ट करके उन हाफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भेजेंगे। जिस तरह हमारा होता है कि पार्लियामेंट जो है वो बनती है, पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे होते हैं वही फिर उनमें से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसकी कैबिनेट बनती है। तो इसी तरह वो चाह रहे थे कि इस तरह का सिस्टम बने। दूसरी डिमांड ये थी कि गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 150 सीटें रखें। बड़ा स्पेसिफिक हो गए थे ये लोग, क्योंकि इनको पता था कि ब्रिटिशर्स अभी बैकफुट पे हैं।
तो 150 सीटें करें, उसमें से 120 सीटें जो है ना वो इंडियंस की होनी चाहिए। तो 80% सीटें इन्होंने अपने लिए माँग ली। फिर इन्होंने कहा जी जुडिशरी टू बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब ये बड़ी ज़बरदस्त डिमांड थी। देखिए जो मोंटेस्क है ना, मोंटेस्क के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके स्पेलिंग थोड़े से हैं मोंटेस्क TAQUE मोंटेस्क इस तरह के स्पेलिंग है उसके। तो मोंटेस्क साहब कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से तीनों पिलर्स ऑफ द स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनकी पावर्स अलग-अलग होनी चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब आपके जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, अ, जिसकी तरफ आप लोग भी जाना चाह रहे हैं, जो कि ब्रिटिशर्स ने ही सिस्टम बनाया, उनमें ये था कि जो जो ब्यूरोक्रेट होता था उसके पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी होती थी। वो एग्ज़ीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता था। तो वो एग्ज़ीक्यूटिव का पार्ट भी है और वो मैजिस्ट्रेट का पार्ट भी है, वो जुडिशरी का पार्ट भी है। तो इसको उन्होंने कहा इसको सेपरेट करें। वो होता क्या है कि जी एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसने आपको सज़ा दी, ठीक है? और वही जाके एज़ असिस्टेंट कमिश्नर एग्ज़ीक्यूटिव के मेंबर के तौर पे उसने आपको सज़ा दे दी और जब आपका केस लगा, आपने उसके खिलाफ फाइल किया केस, तो वही जज है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपके अगेंस्ट डिसीजन देगा। तो ये जो है बड़ी ज़बरदस्त डिमांड थी कि भई इसको अलहदा करें ताकि हमारे केसेस को जो है फ़ेवरेटिज़्म ना हो, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो और ताकि हमारे जो केसेस हैं उसमें जस्टिस और इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो लागू हो। तो ये अच्छी डिमांड थी। फिर 4th डिमांड थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल है, वो आप लोग पे करते हैं और मैंने बताया था पूरी ये मिनिस्ट्री बनाई। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा, जो ब्रिटेन में बैठता है, जो कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने एक काउंसिल बनाई हुई है, पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है, उसका माली है, ड्राइवर है, बड़ा कुछ है। उसकी तमाम पे जो निकलती है, वो जो थोड़ा-सा इधर इंडिया के अंदर जो बजट है, उसमें से निकाली जाती है। तो इंडियंस कहते थे कि भई जब वो वहाँ बैठा हुआ है, वो वहीं का मुलाज़िम है, वो उनकी ब्रिटेन का ही रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा तो नहीं है, तो वो वहीं से पे ले, वो हमसे ना ले। तो उन्होंने कहा कि हिज काउंसिल एंड द मिनिस्ट्री टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश एक्सचेकर, कि ब्रिटिश जो एक्सचेकर है, ब्रिटिश जो किटी है या ब्रिटिश जो बजट है, उसमें से इसका पैसा निकाला जाए, हमसे ना लिया जाए। उन्होंने फिर ये कहा कि काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इसको अबॉलिश करें, 2 मेंबर सिर्फ रख लें, उनमें से 1 आप अपना दे दें और 1 हमारा मेंबर होगा। एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी उसको इलेक्ट करेगी। तो ये उन्होंने डिमांड कर दी कि काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, आपने 15 मेंबर रखे हुए हैं, उनका ना हमें पता है, ना वो हमें रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो हमारी रिप्रेज़ेंटेशन करें ना इस काउंसिल में, ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वहाँ पे कोई बिल पास कोई देता है, तो उसमें हमारा जो बंदा बैठा होगा इलेक्टेड, वो उसको चीज़ें पहुँचाएगा हमारी डिमांड्स की। खैर छठा पॉइंट फिर ये है कि उन्होंने इन दोनों पार्टीज़ ने बैठ के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी माँग ली अंग्रेज़ों से। अब देखें ये बहुत ज़बरदस्त डिमांड है क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताया कि जितने भी अभी तक के रिफ़ॉर्म्स थे वो सारे सेंटर के लिए थे, प्रोविंसेस के लिए कोई रिफ़ॉर्म नहीं आया था ज़्यादा। तो इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं थी अभी तो इंडियंस के पास, अभी तो अंग्रेज़ ही चला रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए और खुद बैठे हुए थे एज़ गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो ये वाली डिमांड ने क्या किया कि ना सिर्फ़ हमारी गवर्नमेंट बनवाएँ बल्कि उसको ऑटोनॉमी भी दें। यानी कि एक तीर से दो शिकार कर रहे थे ये। तो दिस वाज़ अ वेरी सॉलिड डिमांड। अभी तक तो गवर्नमेंट ही नहीं थी और सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑटोनॉमी, कि ऑटोनॉमी दी जाए। यही आज भी आपकी लड़ाई है। तो ये जो कॉलोनियल लेगेसी पे अगर कोई ऐसे आता है तो आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। 7th बात ये है कि गवर्नर ऑफ द प्रोविंस जो है ना वो भी हमारा होगा। वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जब आपने एक ऑटोनॉमी दे दी है, तो जो आपका गवर्नर होगा वो भी इलेक्टेड होगा और वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो देगी। वो आप नहीं खुद से लगाएँगे। तो ये डिमांड उन्होंने प्लेस कर दी। ये तो 7 हो गई मेजर डिमांड्स। और भी डिमांड्स थी लेकिन आपने वो डिमांड देखनी है जो आप देखें ना आपके पास 20 नंबर का सवाल होगा, 30 मिनट्स होंगे। 30 मिनट से ऊपर आपने एक सवाल को टाइम नहीं देना। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो अगला क्वेश्चन जिसके इक्वली ही बी गुड मार्क्स हैं, इक्वली वो इम्पोर्टेंट है, 20 नंबर उसके भी हैं, वो इम्पैक्ट होगा। तो 30 मिनट्स के अंदर कोशिश करें एक क्वेश्चन को खत्म करें। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ कंसेशन फिर क्या है कि कांग्रेस एग्रीड इन तमाम के ऊपर कि जी सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए ठीक है। दिस वाज़ द ओनली टाइम उन्होंने एग्री कर लिया
कि सेपरेट इलेक्टोरेट सही हैं। ठीक हो गया? तो इसके इम्पैक्ट को जिन्ना साहब ने वो कामयाब हो गए इस चीज़ में कि जी सेपरेट इलेक्टोरेट इतना बड़ा मसला नहीं है, ब्रिटिशर्स ज़्यादा बड़ा मसला है इस वक़्त, आप लोग ये एक्सेप्ट कर लें, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। और ये इसके ऊपर फिर आगे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और हिस्टोरियंस इस चीज़ को मानते हैं कि ये कांग्रेस ने बहुत अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर ली ये एक्सेप्ट करके। खैर अगली बात ये है कि 33% रिप्रेजेंटेशन के लिए वो उन्होंने कबूल कर लिया कि मुस्लिम लीग की जितनी भी काउंसिल्स बनेंगी यहाँ पे, उसमें मुस्लिम लीग की 33% रिप्रेजेंटेशन होगी। हालाँकि पॉपुलेशन मुसलमानों की 25% है, लेकिन वो इस पे भी एग्री हो गए। तो मुसलम ये बहुत बड़ी विक्ट्री है फॉर मुस्लिम लीग, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी ने मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट किया। हालाँकि और भी पार्टीज़ थी, यूनानिस्ट पार्टी थी और भी बहुत सारी इस तरह की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी वहाँ। लेकिन फिर भी और इन्फ्लुएंशियल भी काफ़ी जगहों पे वो लोग ज़्यादा थे, लेकिन मुस्लिम लीग में क्योंकि कायद-ए-आज़म वाज़ लीडिंग, तो जिन्ना साहब वाज़ एबल टू पुश द इंडियन लीडर्स के भई हमारी ये डिमांड्स को कबूल करें। थर्ड था फार्मूला फॉर प्रोविंसेस टू इंश्योर माइनॉरिटी राइट्स। अब देखें माइनॉरिटी राइट्स को इंश्योर करने के लिए फिर दोनों पार्टीज़ ने आपस में कंसेशन करने थे। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रोविंस में किसी भी मिनॉरिटी की कम सीट्स हैं, उनको ज़्यादा सीट्स दी जाएँगी और मेजॉरिटी को थोड़ी कम सीटें दी जाएँगी। ये उनका एक फ़ॉर्मूला सा तय हो गया। अब ये जो है मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो कि पंजाब और बंगाल थे, वहाँ पे देखें अब आपने गिव एंड टेक होती है ना, जब आपने उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आपको दे दी। अब आपने कुछ चीज़ें वापस करनी थी उन्हें। उसमें क्या हुआ कि बंगाल और पंजाब जहाँ पे आपकी 54% और 57% पॉपुलेशन थी, वो कम हो गई। जब आपने बाकी माइनॉरिटीज़ को सीटें दी, तो बंगाल में आपकी 40% रह गई और पंजाब में आपकी 50% रह गई। और रिफॉर्म्स नहीं हुए हुए थे एनडब्ल्यूएफपी में, तो तीनों जो मेजर प्रोविंसेस थे जिसके ऊपर आपकी सारी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, वो तमाम डाइल्यूट हो गए इसके वजह से। तो ये जितनी आपकी लोकल लीडरशिप थी बंगाल की, पंजाब की और एनडब्ल्यूएफपी के लोग, खास तौर पे पंजाब और बंगाल के, उन्होंने कायदे-आज़म को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ये आपने क्या किया है? क्योंकि 51% पे जो है ना गवर्नमेंट बनती है, लेकिन आपने वो डाइल्यूट कर दिया। अब तो आपकी पॉपुलेशन वो नहीं रही ही नहीं है कि आप इसमें अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है अंग्रेज़ों की तरफ से, तो आप इधर गवर्नमेंट बना सकें। आपको तो किसी और पार्टी को साथ बिठाना पड़ेगा। इसके बरअक्स क्या हुआ कि दूसरी जगहों पे आपको ज़्यादा सीटें मिली। कहीं पे आपका मेरठ में अगर 14% सीटें हैं, तो वहाँ पे आपको 18% कर दी गईं। यानी कि आपको काफ़ी 7% जहाँ थी, वहाँ 14 कर दी गईं। यानी कि 7% से 14% हो गई कहीं पे। तो बाकी प्रोविंसेस में आपको मिले ज़्यादा, सीपी में, यूपी में। लेकिन ये जो मेजर प्रोविंसेस थे, जो आपके पास थे, वो भी आपके हाथ से निकल गए इसकी वजह से। यानी डिमांड्स हैं अभी, अब ब्रिटिश माना नहीं है ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इन डिमांड्स पे एक्सेप्ट करने पे कायदे-आज़म को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया बाय प्रोविंशियल लीडरशिप, ठीक है? उसमें कौन-कौन शामिल है? ओवन इवन के इल्लामा इकबाल ने क्रिटिसाइज़ किया जिन्ना को कि ये गैम्बल कर गए हैं हमारी फ्यूचर के साथ। और लेकिन इसमें आयशा जलाल का जो व्यू पॉइंट है, सोल स्पोक्समैन उनकी किताब है, वो ये कहती हैं कि कायदे-आज़म जो हैं या जिन्ना साहब जो हैं, वो समझ गए थे और ही न्यू कि ब्रिटिशर्स कभी भी हम हमारे लिए भलाई करने तो आए ही नहीं है वो। तो वो कभी भी हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं देंगे, हम जितनी मर्ज़ी माँग लें। उन्होंने कहा इसके बरअक्स हमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है और ये जो बाकी डिमांड्स हैं, हम इन पे सेंटर में ख़ास तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को मनवा लें और 33% रिप्रेजेंटेशन को मनवा लें, क्योंकि सेंटर में तो ऑलरेडी है ना मामला। प्रोविंसेस में वो देते या नहीं देते, ये तो बात की बात है। तो ये गैम्बल कर गए इस चीज़ पे। और कायद-ए-आज़म वाज़ राइट। हिस्ट्री प्रूव्ड इट कि ही वाज़ राइट और अंग्रेज़ों ने हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी। अगला जो है वो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिशर्स ने एंड पे वर्ल्ड वॉर जो 1 है वो 1918 में खत्म हो जाती है। अब उनका फिर फोकस, पहले तो उनका डिस्ट्रैक्टेड थे ना वो वॉर की तरफ। अब उनका फिर फोकस हो गया इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो उन्होंने फिर से के लिए काम करना शुरू किया। अब इस पूरे सिनेरियो में मामलात क्या चल रहे हैं? दे न्यू दैट पॉलिटिकल पार्टीज वोंट लिसन। उनको पता था कि इस वक़्त हमें टैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है।
हमने टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करने हैं, हमने रेवेन्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम इंडिया, तो हमें लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बिठाना पड़ेगा। फिर खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुई थी इंडिया के अंदर, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या कि जब 1980 में ये जीते हैं तो ऑटोमन्स पे, जो सल्तनत उस्मानिया है, उसके ऊपर अंग्रेजों का, फ्रांस का और इन जो विक्टर्स थे और वर्ल्ड वॉर 1 इनका कब्जा था, और इन्होंने डिवाइड किए हुए थे एरियाज। तो ये मिल बांट के इसको मैनेज कर रहे थे पूरे आपके मिडिल ईस्ट को। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो इट बिगैन इन 1919, और उसकी वजह से इंडिया में आग लगी हुई थी। ठीक है, जो आपके मुसलमान थे वो सड़कों पे थे। और दूसरी साइड पे 1920 में गांधी साहब आए हैं इंडिया, और उन्होंने आते ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया अगेंस्ट ब्रिटेन, जो आपके ब्रिटिशर्स हैं। तो हालात जो थे वो जा भी इसी तरफ रहे थे, और अंग्रेजों को ये नजर आ रहा था, तो उनको कंसेशन देने थे उन्होंने। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 के हैं, वो हालात के पेश नजर उन्होंने कंसेशंस दिए। अब उनको पता था कि जो इन्होंने लखनऊ पैक्ट में जो डिमांड्स की हैं, वो हम वैसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ी थोड़ी डिमांड्स उन्होंने मानी है आपकी। कुछ तो बिल्कुल मान ली, कुछ बिल्कुल रिजेक्ट कर दी, और कुछ उन्होंने दरमियाने लेवल पे मानी है। तो एग्जेक्टिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के उन्होंने क्या किया कि 5 ब्रिटिश मेंबर्स, अभी सेंटर की बात चल रही है, वो गवर्नर जनरल पे जहां पे भी आएगा वहां सेंटर का जिक्र हो रहा होगा, जहां सिंपल गवर्नर का जिक्र हो रहा होगा वो होगा प्रोविंसेस में। तो गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया, 5 ब्रिटिशर्स वही मेंबर्स होंगे, उसमें 3 इंडियंस को, पहले एक था अब 3 ऐड कर दिए गए। आपने 50% मांगे थे, उन्होंने काफी 75% के करीब आपको दे दी, तो टोटल अब 8 कर दी गई इसकी तादाद। इसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया, उसमें पहले सीटें थी जो आपकी 60 सीटें थी, अब आपकी 144 सीट्स कर दी गई, उसमें से 103 जो है वो इंडियंस होंगे, यानी 70%। आपने 80% मांगे थे, उन्होंने आपको 70% दे दिए। 42 नॉमिनेटेड होंगे बाय ब्रिटिश। इन 103 सीटों में से 30 मुस्लिम सीट्स होंगी। ठीक है ना। अब देखें, 144 में से 103 होगा, इसका मतलब है अगर जो भी लॉ होगा वो इंडियन पास कर सकते हैं। और इसका उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया, जस्ट टू शो कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, हम कोई आपके जुल्म करने नहीं आए। पहले इसका नाम होता था इंपीरियलिस्ट, जो है गवर्नर जनरल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो नाम था वो चेंज कर दिया गया, और उसका नाम इन्होंने रख दिया इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए ना, नाम से फर्क पड़ता है ना। अब इन्होंने आपको थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली नाम रख दिया। लेकिन अंग्रेज बहुत स्मार्ट प्ले करते थे, वो बहुत ही स्मार्टली आपकी मनूवर करते थे चीजों को। उन्होंने कहा जी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम बड़ा हक में हैं, आपको हमने सीटें दे दी। लेकिन जो है ना, डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है बाई कैमरल में, कि दो हाउसेज हों, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अभी नेशनल असेंबली है और सेनेट है, दो हाउसेज हैं मिला के पार्लियामेंट बनी है। तो उन्होंने कहा जी कि इंडियंस की ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए बाई कैमरल के लिए। तो बाई कैमरल के लिए उन्होंने क्या कहा, ये तो हो गया लोअर हाउस, उन्होंने एक अपर हाउस भी बना दिया। उसको उन्होंने, उसमें उन्होंने 60 सीटें कर दी, और उन्होंने कहा कि इसमें 34 इंडियंस होंगे। 34 इंडियंस में से 10 मुस्लिम सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मुस्लिम सीट्स हैं, और अपर हाउस में 10 मुस्लिम सीट्स हैं, और टोटल इसकी तादाद 60 है, उसकी 144 है। तो इस तरह करके उन्होंने मैनेज किया। और लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेशन सब्जेक्ट जो है, उनका अप्रूवल अपर हाउस से और गवर्नर जनरल से जरूरी है। यानी जो भी आपकी लेजिस्लेशन पास होगी किसी भी सब्जेक्ट पे, वो अपर हाउस और गवर्नर जनरल दोनों जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई कि अगर कोई भी बिल पास भी होके उसके पास पहुंच जाता है, तो वो उसको यूनिलैटरली रिजेक्ट कर सकता है, वीटो पावर है उसके पास, वो उसको खत्म कर दे। तो इस ये बात प्रूव हो गई 1919 में ही, 1919 में ही रॉलेट एक्ट एक आया, जिसमें यह था कि कोई भी अगर खिलाफ बोलता है गवर्नमेंट के या किसी भी रिफॉर्म के, और अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात करता है, तो उसको उठा लिया जाएगा विदाउट एनी वारंट, और उसको सजा दी जाएगी। किसी भी जो है ना, उसको बेल भी नहीं हो सकेगी। तो इस तरह का एक जो है ना ड्रैकोनियन कानून जो है वो पास करवा लिया गया, हालांकि तमाम मेंबर्स जो इंडिया के अंदर थे वो इसके खिलाफ थे। तो ये एक्ट भी वन ऑफ इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि आपकी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो ज्यादा बड़ी है इंडिया के। जुडिशरी की फिर आपकी डिमांड थी
तो उन्होंने जुडिशरी में तो कोई डिमांड नहीं मानी। कभी भी जब तक अंग्रेज यहाँ रहे हैं, उन्होंने जुडिशरी के अंदर अपनी नॉमिनेशन खुद की हैं, उन्होंने आपको शेयर नहीं दिया। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स के ऊपर जो आपकी बात थी, उन्होंने कहा ठीक है जी, मान लिया गया, जो मिनिस्ट्री होगी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जितने खराजात होंगे वो ब्रिटिश एक्सचेकर से निकाले जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर आपकी दूसरी काउंसिल वाली बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो आप लोगों की जो डिमांड है वो हम कबूल नहीं कर सकते। तो ये कह के बस उन्होंने डाइल्यूट कर दिया बात को और ये डिमांड भी आपकी रिजेक्ट कर दी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उन्होंने कहा जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत अच्छी चीज है, हम जरूर देना चाहते हैं आपको, लेकिन उसके लिए आपको पहले सिखाना पड़ेगा, इंडियंस को क्या पता कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए उन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया, जिसको डायरकी कहते हैं, और ये पेपर में वो पूछता है सीएसएस के। तो डायरकी क्या था कि लिमिटेड सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिनको कहा गया वो इंडियंस के पास होंगे, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो होंगे ना वो अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। तो दो लिस्ट थी इसकी, यानी कि एक थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट होगी उसकी उनके पास होंगे, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट होंगे जो कि गवर्नर्स और प्रोविंसेस के पास होंगे। प्रॉपर इलेक्शंस के जरिए गवर्नमेंट आएगी, उसमें चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होगी, ये लोग ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे और ये लोकल इंडियंस होंगे। और रिजर्व सब्जेक्ट्स जो होंगे ना वो नॉमिनेशनल होंगे बाय, वो उसके जो गवर्नर, उस पे जो गवर्नर लगा होगा और जो इंचार्ज लगा होगा वो ब्यूरोक्रेट होगा या गवर्नर होगा, जो कि जाहिर बात है ब्रिटिश नॉमिनेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एग्रीकल्चर जिस तरह है, अब इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री था ना उस वक्त, तो बिल्कुल ही, तो एग्रीकल्चर वाज गिवन टू इंडियंस। एग्रीकल्चर जो काश थी वो इनको दे दी गई कि ये मैनेज करना आपका काम है। और इरिगेशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने गवर्नर के पास रख दी। अब देखें, विदाउट इरिगेशन, विदाउट वाटरिंग, ठीक है ना, आपकी कैसे होगी एग्रीकल्चर। तो आपने जो इंडियन गवर्नमेंट बनेगी भी सही, वो मरहून मिन्नत होगी ब्रिटिश गवर्नर गवर्नर के। तो इन्होंने बड़ा अच्छा करके इस तरह आपको मैनेज किया यहाँ पे, क्योंकि ये अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने आए थे। इसी तरह पॉलिसिंग जो है, पुलिस है आपकी, कैसे आपने पुलिस करना है अपने एरियाज को, वो ट्रांसफर कर दिया इंडियंस को। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख ली। तो इस तरह इन्होंने रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट करके फिर भी आपको अपने कब्जे में रखा। तो ये डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जस्ट इनके कहने के हिसाब से ये ट्रेन करना चाहते हैं इंडियंस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपके खत्म होते हैं। अगली जो है वो है खिलाफत मूवमेंट। अब 1919 में मैंने आपको बताया कि जो आपके ऑटोमन एम्पायर थी, वो इट वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में जो वेस्टर्न एलाइज के खिलाफ खड़े थे, उनमें एक जो पावर थी वो ऑटोमन एम्पायर थी, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर को, उसके अंदर हमारा खलीफा बैठता था, और हम कैलिफेट को बहुत पसंद करते थे मुसलमान यहाँ के। तो पॉलिटिकल क्लाइमेट में बहुत ज्यादा, पहले ही मैंने बताया कि राइट विंगर्स बहुत ऊपर आए हुए थे। पिछली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि कैसे राइट विंग और जो प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स है वो ऊपर आई हुई थी, और अचानक से ये हो गया मुसलमानों के लिए। तो अ, जितने भी आपकी, जब ये वॉर हारे हैं, तो अब डिसाइड होना था कि कैसे हमने ऑटोमन अम्पायर को डिवाइड करना है। तो इसके ऊपर जो है, फिर आपकी मुसलमानों ने यहाँ मूवमेंट शुरू की, जिसको कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, कि हमने खिलाफत को बचाना है। ये जनाब ऑटोमन्स का कंट्रोल था 1914 में, जब ये वॉर शुरू हुई है। देखें, ये आपका इधर जेरूशलम लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका पैलेस्टाइन, इसराइल जो आजकल है, ये जो है आपका लेबनान और ये वाले इलाके, ये अलेप्पो है यानी ये सीरिया है, और ये टर्की, ठीक है। तो इसको जरा देखिएगा, ये इराक का पार्ट है, बगदाद है, ठीक है। तो ये सारा आपका जो इलाका था, ये पूरा इलाका ऑटोमन्स का पार्ट था। लेकिन ऑटोमन्स को 1900s में सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, क्योंकि ऑटोमन्स के पास कंट्रोल नहीं था अपने एरियाज का, लोग इसके अंदर खिलाफ खड़े हुए थे, प्रोग्रेस नहीं कर रहा था ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि डिक्टेटरशिप एक किस्म की है ना, मोनार्की बैठी हुई है। तो रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर यूरोप में होने के बावजूद जो है वो इतना तरक्की नहीं कर रहा था। और यहाँ से जाहिर बात है, जब तरक्की आप नहीं करते, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि भूख प्यास जो होती है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट करती है। तो भूख प्यास थी, बाहर वाली जो पावर्स थी, रशिया इधर बैठी हुई थी, रशिया भी इन इलाकों पे कब्जा करना चाह रही थी, ठीक है। तो ये प्रोएशियन एम्पायर थी, ये भी इधर से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हमें ये इलाके मिल जाएं।
पर्शियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, उधर वाले जो यूरोप के जो और लोग थे, वो चाहते थे कि ये वाले रूट्स हमारे लिए खुले ताकि हम इधर भी ट्रेड करें। ठीक है ना? तो अब मुसलमानों के लिए सब कॉन्टिनेंट का था कि जी हमने खलीफा को बचाना है, हमने कैलिफेट को बचाना है। ऑटोमन एम्पायर वाज सीन एज द लास्ट सिंबल ऑफ मुस्लिम ग्लोरी। हम लोग ये समझ हम तो वो देखते हैं ना कि सऊदी अरब में है, और उसके हमारे जो जितने भी इलाके हैं जो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, तमाम उन उधर ही मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ के मुसलमान खड़े हुए कि हमने इसको बचाना है, क्योंकि इट इज द लास्ट सिंबल ऑफ मुस्लिम ग्लोरी। और ट्रीटी ऑफ सर्व्स फिर हुई, जिसने इम्पोज कर दिया और डिप्राइव कर दिया ऑटोमन्स को इस टेरिटरी से। ये जो सर्व थी, इसमें इन्होंने डिवाइड किया था, जो भी पावर्स थी वर्ल्ड वॉर वन की, जो विक्टर्स थी, उन्होंने डिवाइड कर लिया था पूरे ऑटोमन एम्पायर को। ये मेरा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा। उसमें से जो पैलेस्टाइन वाला हिस्सा है, वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया था। तो आज भी जो यूरोप के जो जो आपके मिडिल ईस्ट के मसले मसाइल है ना, वो ट्रीटी ऑफ सर्व्स और इन्होंने जो उस वक्त की ट्रीटीज बनाई जिसमें इन्होंने एरियाज को डिवाइड किया, वो तमाम मसले मसाइल यही छोड़ के गए हैं। इन्होंने रीड्रॉ किया मिडिल ईस्ट को, इन्होंने रीड्रॉ किया अफ्रीका को। जो आज की जितनी जंगें हैं, आज के जितने मामले मसले मसाइल चल रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स का ओनस बनता है उसमें। इसलिए पूरी दुनिया इन कॉलोनियल पावर्स को क्रिटिसाइज करती है कि जी आप थे, आपने मैनेज नहीं किया, इसकी वजह से मुस्लिम लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट। तो मुस्लिम सेंटिमेंट्स इस दौर के अंदर, ऑटोमन्स के दौर के अंदर इनरेज थे, और प्रोटेस्ट शुरू हुए हुए थे। अब गांधी और जिन्ना का क्या रोल था इस पूरे उसमें? गांधी साहब 1920 में, ये पहले साउथ अफ्रीका में होते थे, ही वाज अ लॉयर। वो यहाँ आए, उन्होंने सिचुएशन देखी। अब वो इंडियन पॉलिटिक्स में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं थे। तो उन्होंने उनको ये नजर आ रहा था कि कांग्रेस में स्पेस बनाना मुश्किल है, इस वक्त बहुत जबरदस्त लीडर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। लोग उस वक्त अंग्रेजों से तंग थे और चाह रहे थे कि हम, जो आम आम पॉपुलेशन है, वो अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से गरीब थी। तो गांधी साहब ने इस आइडिया को पुश करना शुरू कर दिया कि हमें अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से। उसके लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऐलान कर दिया, और जितने लोकल्स थे, खासतौर पे जो पॉपुलेशन अंग्रेजों को प्रोटेस्ट के जरिए भगाना चाहती थी, वो सारी गांधी के साथ हो गई। फिर गांधी साहब ने देखा कि मुस्लिम की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो खिलाफत मूवमेंट करना चाह रही है। तो गांधी ने कहा कि बिल्कुल, खिलाफत मूवमेंट को भी हम सपोर्ट करेंगे। तो गांधी ने बकायदा तौर पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट साइड बाय साइड इन दोनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। Jinnah wrote to Gandhi warning him as its leader separated ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्रॉम द रिलीजियस प्रोटेस्ट। गांधी को वार्निंग दी जिन्ना ने कि सर आप ये काम ना करें, ये रिलीजन का यूजेज जो है, ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएगा इसकी वजह से, और ये ज्यादा एग्रेशन अगर आप करेंगे तो आग लगेगी इंडिया के अंदर। और आग लगने से, हमारे तो पीसफुल चीजें हैं ना, हम तो पीसफुली हासिल करना चाहते हैं अपनी चीजें पॉलिटिक्स के जरिए। पॉलिटिक्स में आप अपना एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट इस तरह हो जो पीसफुल हो। तो गांधी साहब ने, लेकिन उनको हाइप मिली हुई थी, वो उस पे अ, बड़े स्ट्रिक्टली खड़े थे कि भाई हमने नॉन कॉपरेशन करनी है। जिन्ना ने, खैर, इंडिया मुस्लिम लीग को एज इट्स प्रेसिडेंट उन्होंने अलहदा कर लिया। उन्होंने कहा जी एज अ पॉलिटिकल पार्टी वी विल नॉट बी इन्वॉल्व इन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि वो इसको एज एन इमोशनल मूवमेंट देख रहे थे। जिन्ना वांटेड बोथ पार्टीज टू फोकस ऑन इंडियन इश्यूज। भाई उन्होंने कहा कि दूर पा का इलाका है, वो लोग जो लोकल्स हैं वो खुद उसको हैंडल करें। आपके पल्ले खुद है क्या? आपके पल्ले तो खुद कुछ नहीं है। आप पहले यहाँ पे इंडियन इश्यूज तो रिजॉल्व कर लेना, उसके बाद आप पुश कर सकेंगे किसी और को। तो जिन्ना इन बातों की वजह से साइडलाइन हो गए, और उनको भी साइडलाइन कर दिया गया इंडियन पॉलिटिक्स में। उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई, उनके ऊपर फतवे भी लगाए गए, और बहुत सारी लीडरशिप ने जिन्ना के खिलाफ बातें की इस दौर के अंदर। लेकिन जिन्ना साहब वाज राइट, क्योंकि आपके जब अपने मसले ही हल नहीं होंगे तो आप दूसरों के मसले कैसे हल करेंगे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस वजह से रेलेवेंस अपनी खत्म कर दी। ग्रास रूट लेवल पे इनकी रेलेवेंस बिल्कुल खत्म हो गई इन इंडियन पॉपुलेशन। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ना, वो न्यू हाइट्स पे पहुंच गई। ये अगर आप ट्रैक टू पाकिस्तान या इस तरह की कोई किताब पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कि इवन के इतनी यूनिटी इनकी हो गई कि मुसलमान
जो आपकी मस्जिदें हैं उसमें हिंदू खुतबा देने आ रहे हैं और मुसलमान जो हैं वो हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं। यानी इतनी इनकी यूनिटी आपस में शो करने के लिए कि हम पॉलिटिकली इतने जो है आपस में यूनाइटेड हैं, ये मामलात भी चलते रहे साथ-साथ। तो खिलाफत कमेटी जो है वो बनाई गई फिर 1919 में। गांधी बिकेम इट्स लीडर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी। ये सारी कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्ना ने रिफ्यूज कर दिया था कि इस रेजोल्यूशन को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर जिन्ना ने 1920 में जब कांग्रेस ने इसको प्रॉपरली उठाया है खिलाफत मूवमेंट को, तो ही रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस के भाई ये रिलीजन को यूज नहीं करना चाहिए, आई एम रिजाइनिंग। लेकिन जिन्ना ने नॉन कॉपरेशन को रिजेक्ट नहीं किया था। बेसिकली ही वेंट अवे बिकॉज ऑफ खिलाफत मूवमेंट, कि खिलाफत को सपोर्ट करना इंडियंस का काम नहीं होना चाहिए। ये दूर का इलाका है, इंडिया के अपने बड़े इश्यूज हैं, हमें अपने इश्यूज पे फोकस करना चाहिए। तो खिलाफत मूवमेंट की फिर डिमांड क्या थी, इस कमेटी की डिमांड क्या थी? कि सेफ गार्ड ऑफ मुस्लिम रिलीजियस साइट्स की जितनी भी हमारी जो दीनी वो हैं, एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जिसमें आपकी मस्जिद अक्सा है, जिसमें आपके जो हिजाज के अंदर जो आपके इलाके थे, खाना काबा और मस्जिद नबी, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। फिर दूसरा ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ खलीफा, जो कैलिफेट है उसका जो सीट है और वो बंदा जो हमारा है खलीफा, उसकी प्रोटेक्शन की जाए। और इंस्टीट्यूशन ऑफ जो कैलिफेट है उसको बचाया जाए, उसको खत्म ना किया जाए। तो ये आपकी डिमांड थी जिसके ऊपर आप सारा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर एंड ये कैसे होती है 1920s में आके, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे। ब्रिटिशर्स के पास जब भी ये लोग बात करने जाते थे, और उस वक्त इस तरह की मूवमेंट्स चल रही थी जिस तरह हिजरत मूवमेंट है कि जी ये दारुल हरब है, दारुल अमान में जाना चाहिए जो कि अफगानिस्तान है। ये लोग मुसलमान बेचारे जो है इनको मुल्लाओं ने इस बात पे लगा दिया कि अपनी चीजें बेच दो। इन्होंने अपनी चीजें औने पौने बेची जल्दी से, और ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गए, क्योंकि वहां पे भी मुसलमान लीडर था अफगानिस्तान में। उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए, उसने वहां फौजें खड़ी कर ली, उसने कहा जी बिल्कुल यहाँ आने की इजाजत नहीं है। क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे जब मुसलमान आएंगे ये वाले इंडियंस, तो मैं इनका खाना पीना कैसे करूंगा? मैं तो नहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता। तो वो बेचारे जो पूरे मुसलमान जो हैं जो वहां पहुंचे थे, वो जब वापस आए, तो वही इलाके जहाँ पे वो रहते थे अपने घरों में, उन घरों में जहाँ पे वो बेच के गए थे, वो हिंदुओं के हवाले हो चुका था। वहां पे इंडियंस अब दूसरे जो हैं सिख और हिंदूज वो रह रहे थे, और मुसलमान बेचारे जो हैं वो काफी सारे इसकी वजह से आईडीपीज बन गए, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। तो आईडीपीज आप अपने ही इलाके में बन चुके थे, अपने ही इलाके में आपके पास कोई जगह नहीं थी रहने को। तो ये बिल्कुल इमोशनल मूवमेंट थी। फिर जान बेटा अपनी खिलाफत पे दे दो, मोहम्मद अली की, यानी कि बोली माँ मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, यानी इस तरह के नारे स्लोगन्स आपने लगाए। और मुसलमानों का बेचारों का जो छोटी मोटी नौकरियां थी, उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी आपने लगवा दिए इस तमाम चीज के अंदर। और आपका सोशल स्टेटस आपकी नौकरियों की वजह से बनता है, आपका स्टेटस आपका पैसे की वजह से बनता है। तो वो सोसाइटी में बिल्कुल नीचे चले गए मुसलमान इस पूरी मूवमेंट की वजह से। तो जिनाह वॉज राइट कि आप इसमें पार्ट ना बने। और मोपलाज अपराइजिंग फिर हुई, यानी कि जितनी मूवमेंट्स थी, ये दो तीन मूवमेंट है, ये आप बुक्स में पढ़ लेंगे कि ये सोशल अपराइजिंग फिर होती रही। कि जी हमें अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना है। जब इतनी हाइप क्रिएट हुई तो 1923 में एक वाकया हो गया चूरा चूरी का, जिसमें जो है पुलिस स्टेशन पे जाके उन्होंने पहले आग लगाई और फिर लोगों को मारा। उनमें से एक दो को बहुत ज्यादा जख्मी हो गए और एक आधे की डेथ हो गई। तो ये जो डेथ जब हुई और जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहा, तो गांधी ने इससे अपने आप को अलहदा कर लिया कि जी मैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करता हूँ। किसी की जान माल इज्जत आबरू की जो है नुकसान पहुंचाना, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो गांधी ने अपने आप को सेपरेट किया। जो ही गांधी ने इसको कॉल ऑफ किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी उसने तकरीबन डाइल्यूट कर दी और खिलाफत मूवमेंट को एंड कर दिया। यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल एंड पे पहुंच गई। उसके बाद 1924 में क्या हुआ कि एबॉलिश हो गया, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट है वो एबॉलिश कर दिया ग्रैंड नेशनल असेंबली ने, जो कि कमाल अतातुर्क साहब ने करवाई थी। कमाल अतातुर्क जो उस वक्त के टर्की के न्यू लीडर थे, उन्होंने खिलाफत को एंड करवा दिया। तो इस तरह 1924 में ये मूवमेंट एंड हो गई। इसका लेसन यही था कि आपको
बिल्कुल भी किसी और के मसले मसाइल पे बोलना नहीं चाहिए अनटिल और अनलेस यू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। डॉन आपको बार-बार यही सिखाएगा कि पहले अपने मसले मसाइल को हल कर लें, उसके बाद किसी और पे बात करें। तो लेट अस एंड दिस टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इन मामलात की समझ आ रही है। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने हिस्ट्री के और पोर्शन्स भी डिस्कस किए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।